today's chapter. This is chapter number 3 of class 12, electrochemistry. Okay, क्या होता है electrochemistry? As the name is suggesting, electrochemistry में हम पूरे chapter में पढ़ेंगे the electrical and chemical energies taking place in cells. ठीक है? The study, basically electrochemistry is that science which studies the electrical and chemical changes, that is conversion of chemical energy into electrical energy and conversion of electrical energy into chemical energy. तो ये दोनों चीजें हमने पढ़नी है. दोनों जो reactions हम करते हैं उसको हम दो different type of cells भी इसमें पढ़ेंगे. One which is known as the electrochemical cell and the other one which is known as the electrolytic cell. जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में. इन बोथ द केसेस जो बेस रहेगा रिएक्शन का दैट इज गोइंग टू बी रिडॉक्स रिएक्शंस, जो कि आपने लास्ट वाली क्लास में +1 में पढ़ा हुआ है. ठीक है, सो रिडॉक्स रिएक्शंस दोनों में होती है, whether we are talking of electrochemical cell or we are talking of electrolytic cell. In both the cases redox reactions are going to take place. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि electrochemical cells में spontaneous redox reactions होंगी, मतलब वो reactions अपने आप से होती हैं और उन reaction के basis पे जो वो reactions हुई flow of electrons are going to take place और current produce होता है. ठीक है, whereas electrolytic cell में हमें बाहर से current pass करना पड़ता है तब रिडॉक्स रिएक्शंस होती है. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं दे आर गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, वी आर गिविंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर दोस रिएक्शंस टू टेक प्लेस, देयरफॉर दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में क्या फर्क होता है? स्पॉन्टेनियस मींस जो अपने आप से हो रहा है. थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है ना, जो अपने आप से होता है दैट इज व्हाट? स्पॉन्टेनियस. जैसे आपने एक टीक कप रखा हुआ है और उसके अंदर आपने चाय डाली हुई है, वो अपने आप से ठंडी हो जाएगी, सो दैट इज स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब उसको गर्म करने के लिए हमें उसको गैस पे रखना पड़ेगा, वी विल हैव टू हीट इट, सो दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी फिनोमेनन्स जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल बैटरीज पढ़ते हैं हम, बैटरीज इसमें पढ़ेंगे, कमर्शियल सेल्स इसमें पढ़ेंगे, ड्राई सेल हो गया, फिर वी हैव सेकेंडरी बैटरीज, करोजन इसके अंदर हम पढ़ते हैं, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है दैट इज आल्सो बिल्ड अप सेल, और उसके बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है उसमें, और उसके बेसिस पे उसके अंदर रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें फ्यूल सेल्स पढ़ेंगे. फ्यूल सेल्स क्या है? दे आर गोइंग टू गिव अस गुड एफिशिएंसी. सो ऑल दीज सेल्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है, they all are what? They all will be studied under electrochemistry. ये जो वॉच के अंदर हम सेल्स डालते हैं या बैटरीज लेते हैं, that all is electrochemistry. Okay? So this was a small introduction. When we are talking of electrochemistry, so obviously what we said that the base of reactions which are taking place over here, they are the redox reactions. क्या होते हैं redox reactions? जिसमें simultaneously both oxidation and reduction take place. Both oxidation and reduction take place. That is the redox reaction. A common redox reaction which we can see, that is we are taking zinc and copper sulfate solution to give us zinc sulfate plus copper. अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर्स हम इसमें देखें तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 0 आ रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा. ठीक है, सो हमको ये पता है कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या in terms of oxidation number, increase in oxidation number is oxidation and decrease in oxidation number is reduction. तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 2 हो रहा है, इसका मतलब जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर का ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, +2 से 0 जा रहा है, तो कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन. So this is what a redox reaction is. ठीक है, in which simultaneously both oxidation and reduction that is going to take place, right? When we talking of conductance, तो हम बोलते हैं कि दो तरह की conductance होती है. One which is known as metallic conductance, and the other one which is known as electrolytic conductance. ठीक है, अब क्या इसका मतलब हुआ कि मेटालिक कंडक्टेंस में जो कंडक्टेंस होगी that will be on the basis of metals. Metals are going to be conductors. और हमने सॉलिड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि मेटालिक कंडक्टर्स they conduct electricity with the help of electrons. This we have already studied. So इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? This is also known as electronic conductors. और कंडक्शन बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमने ये भी पढ़ा है, कंडक्शन बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि जब भी मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो इन दैट केस with increase in temperature the conductivity that is going to decrease. जब हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस करेंगे तो हम लोग सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं into two. One which are known as electrolytes and the other one which is known as non-electrolytes. ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो हैं उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं into electrolytes and the other one that is known as non-electrolytes. Non-electrolytes कौन से होते हैं? जो डिसोसिएट नहीं करते अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, which do not dissociate into their respective ions, hence they do not conduct electricity. ठीक है, so that is what non-electrolytes are. Whereas electrolytes they dissociate into their respective ions and hence conduct electricity, and electrolytes are further classified into strong electrolytes and weak electrolytes. ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव आयंस में. जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4, HCl, NaCl, etc. तो ये H2SO4, HCl, NaCl ये कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, therefore they are known as strong electrolytes. ठीक है, और इनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा that is always equal to 1, right? Whereas when we talking of weak electrolytes, तो वो डिसोसिएट तो होते हैं पर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, कुछ परसेंटेज उसकी डिसोसिएट होती है. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, ये डिसोसिएट होता है बट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, इट इज नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट. इन वाले इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, राइट? सो व्हेन वी आर पॉइंटिंग आउट डिफरेंसेस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ये ऑल्दो आपने पहले किया है कि मेटालिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज. ठीक है, whereas इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में पहले वो आयंस में डिसोसिएट होते हैं, केमिकल चेंज होती है, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. ठीक, सेकेंड हमारे पास आ गए, सेकेंड जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, whereas they conduct electricity by movement of ions. ठीक है, और जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं, they do not conduct
जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, दे विल ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट और इन द एक्वस स्टेट। और मेटल्स किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट में भी कर सकते हैं, बिकॉज उसमें कोई भी केमिकल चेंज लाने की हमको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो ये एक ब्रॉड सी क्लासिफिकेशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। लेट्स गो ऑन टू फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रो factors factors affecting conductivity of electrolytic solutions. Factors affecting conductivity of electrolytic solutions. इसमें हम लोग देखेंगे कि किस किस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल डिपेंड अपॉन इंटर आयनिक अट्रैक्शंस। इंटर आयनिक अट्रैक्शंस का मतलब क्या हुआ कि अगर दो आयंस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो बहुत इजीली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं करेंगे, और अगर वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं करते हैं तो कंडक्टिविटी दैट इज गोइंग टू बी लेस। तो जो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, it is inversely proportional to electrolytic conductance. So basically इसमें क्या हुआ, जो interactions इसमें होंगी they are known as solute interactions, क्योंकि ions के अंदर हम interactions देख रहे हैं तो वो क्या होंगे, they are going to be solute interactions। जैसे सोडियम क्लोराइड हमने ले लिया तो सोडियम क्लोराइड में attraction जो की होएगी between the different ions, sodium and chlorine, अगर strong attraction होगी तो they will not dissociate into their respective ions। ठीक है, second किसके ऊपर वो डिपेंड करता है, it depends upon solvation of ions। solvation of ions के बीच में जो interaction present रहेगी that is the interaction between the solute and the solvent। ठीक है, अगर सॉल्वेंट ज्यादा हो गया, जो हमने वो डाला है उसके अंदर सॉल्यूट डाला है और वो वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्वेंट हो जाता है तो इन दैट केस सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। गॉट इट? तो अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी देन व्हाट विल हैपन, अगेन दे विल नॉट बी एबल टू बी फ्री इन द सॉल्यूशन एंड कंडक्टिविटी विल नॉट टेक प्लेस। सो इफ द सॉल्वेशन ऑफ आयंस इज मोर, again we will say that it is inversely proportional to electrolytic conductance। Have you understood? Okay, फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या आता है, थर्ड is the viscosity of the liquid। Viscosity of the लिक्विड। विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो इंटरेक्शंस आएंगे दे आर गोइंग टू बी बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, राइट? दे आर सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। अब सॉल्वेंट इंटरेक्शंस अगर ज्यादा होंगे तो सॉल्यूट को स्पेस नहीं मिलती है सॉल्वेंट में अपनी जगह बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एक NaCl या कुछ ले रहे हो, उसको आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो वाटर में वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि वाटर में विस्कोसिटी कम है, कम विस्कस है ना, वो मतलब पतला है वो। पर अगर हम उसी को
हनी के अंदर डालेंगे तो हनी जो है वो ज्यादा डेंस है, ज्यादा थिक है, तो सॉल्ट उसके अंदर अपने आयंस को डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? तो इसलिए अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस भी ज्यादा होंगी तो दैट विल आल्सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। हैव यू अंडरस्टूड यहां तक? ओके, सो ये जो सारे के सारे हम लोगों ने पढ़े, जैसे हमने इंटरआयनिक अट्रैक्शंस पढ़ी, सॉल्यूट सॉल्यूट, फिर हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूट सॉल्वेंट, और फिर हम पढ़ रहे हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट। इन ऑल दीज थ्री काइंड ऑफ इंटरैक्शंस वी से जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ये सारे इंटरैक्शंस जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। ठीक है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हनी जो है वो पतला हो जाएगा, राइट? हमने इंटरैक्शन इंक्रीज किया तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के जो बीच के बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक करने लग जाएंगे। एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। Okay, so we say that electrolytic conductance it increases with increase in temperature. Have you understood? Okay. फिर उसके बाद हम next चलते हैं to electrolytic conduction. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। नाउ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है दैट इज गवर्न्ड बाय अ सेट ऑफ लॉज। उन लॉज को हम क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज द ओम्स लॉज, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, आपने फिजिक्स में भी ये लॉ पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वोल्टेज across any cell that is directly proportional to the current flowing through the cell. V is directly proportional to I. ठीक है, और अगर हम इसको हटा दें we say that V is equal to IR या RI, where R that is constant of proportionality and it is known as resistance. Resistance क्या हुआ? Resistance to the flow of current. तो जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को फ्लो नहीं होने देता। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब चलते हैं तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस को फिजिकल उसमें क्या बुलाते हैं, मैकेनिक्स में इट इज नोन एज फ्रिक्शन। ठीक है ना? अगर बहुत ही स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल वेल पॉलिश सरफेस है, जैसे टाइल्स वगैरह होती है, यू हैव सीन कि उस पे आपका पांव फिसलता है। व्हाई? बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है। तो जो फ्रिक्शन होगी वो हमारी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगी। जब हम पत्थरों पे चलते हैं या मेटल रोड पे चलते हैं तो वहां पे तो हमारा पाँव नहीं स्किड करता ना। सो इन अ सिमिलर मैनर जो रेजिस्टेंस है वो फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट, उसी से हमें पता चल रहा है रेजिस्ट करना मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करना या उसको रोकना, तो वो फ्लो ऑफ करंट को रोकती है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस जो यहाँ पे हुई, मैथमेटिकली रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L and inversely proportional to A, where L is the length of wire through which the current is flowing and A is the area of cross section of the wire. Okay, so we are saying that R depends upon L and is inversely proportional to A, or R is equal to rho L upon A, where rho, a new word which we are doing over here, rho that is equal to specific resistivity. ठीक है, so let's define specific resistivity. Let's put that expression over here. हमारे पास आ गया R is equal to rho L upon A, and we said that L is the length of the wire and A is the area of cross section of the wire. ठीक है, अब rho यहाँ पे क्या हुआ? Rho that is equal to specific resistivity and it is defined as the resistance when length of the wire is
1 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर that is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं डेफिनेशन को। क्या बोल रही है डेफिनेशन कि रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस when length of the wire is 1 and area of cross section is also 1, so R will become equal to rho, ठीक है। रेजिस्टेंस के जो यूनिट होते हैं, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, that is equal to ohms. It is a honor which is given to the scientist जिसने इसको डिस्कवर किया था। So ओमेगा इसको बुलाते हैं, this is the sign omega in science, ठीक है। So R is equal to ohms, okay। अब रो की फिर क्या होगी, आप देखो R हम बोल रहे हैं that is equal to रो L upon A, रेजिस्टेंस की आ गई ओम, एरिया की आ जाती है सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की आ जाएगी सेंटीमीटर। सो आर की जो यूनिट होगी दैट इज गोइंग टू बी ओम्स सेंटीमीटर्स, गॉट इट। उसी तरह से सॉरी आर की नहीं, रो की, आर की तो हमने ऑलरेडी बोला कि इट इज इक्वल टू ओम। सो रो की जो यूनिट्स है दैट इज ओम्स सेंटीमीटर। अब अगर रेजिस्टेंस है तो एक और टर्म हमारे पास आनी चाहिए व्हिच इज कंडक्टेंस। Conductance is denoted by G and conductance is the reciprocal of R. अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट जो है वो कम फ्लो करेगा और कंडक्टेंस कम होगी, और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम होगी, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हमने बोला G is equal to 1 upon R, R की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां से, R that is equal to rho L upon A, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 upon rho into A upon L, रेसिप्रोकल ले लिया ना हमने इसका। सो 1 upon rho into A upon L, 1 upon rho जो है this is another word we are using over here, kappa, okay। So kappa into A upon L, अब ये kappa क्या है, this is specific conductivity। कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, kappa या specific conductivity is defined as the conductance when area of cross section of wire is 1 and length of the wire is 1, unity, ठीक है। length of wire is unity, right? So that is what K और kappa is. Units जब हम देखेंगे कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी पर ओम, because it is the reciprocal of resistance, है ना। और kappa की यूनिट क्या हो जाएगी, kappa क्या आ रहा है, G into L upon A, L ऊपर चला गया ना यहाँ पे, L upon A into G, G की यूनिट क्या हुई पर ओम, L की यूनिट हुई सेंटीमीटर, A की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पर ओम पर सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ kappa, राइट। अब ये जो पर ओम हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको हम सीमेंस भी बुलाते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं बाय S। सो kappa की जो यूनिट हो जाएगी that is going to be Siemens per centimeter, ठीक है।
सेल कांस्टेंट को हम G स्टार के साथ डिनोट करते हैं। सेल कांस्टेंट क्या है? इट इज बेसिकली नथिंग, पर एक कोई भी अगर सेल है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग डालते रहते हैं, पर उसकी जो लेंथ है वायर की वो हमेशा सेम रहती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वायर का सेम रहता है, तो उसी को हम सेल कांस्टेंट बुलाते हैं एंड दैट इज इक्वल टू L/B, राइट? सो यूनिट इसका क्या हो जाएगा? पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर इज द यूनिट। नाउ वी हैव डन, सी हाउ मेनी टर्म्स। सबसे पहले हमने R किया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू रो L/A, राइट? फिर उसके बाद हमने सेकेंड टर्म की है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस पे भी हमने एक टर्म की कापा। So now we have to derive a relationship between resistance and kappa. Okay, so it's a very easy thing to remember. R into kappa, that is equal to G star. RK is equal to G star. ठीक है? क्लियर हो गया? So इससे आपने याद रखना है। अब कैसे याद रखोगे? कोई अगर कोई एक्टर आपको अच्छा लगता है जिसका इनिशियल्स आर के हो, रणबीर कपूर, तो ठीक है। सो रणबीर कपूर से आपने याद रखना है, ठीक है? रणबीर कपूर दैट इज इक्वल टू G स्टार, सो दैट यू डोंट फॉरगेट। ये 1 मार्क के क्वेश्चन इस सेक्शन में से आपको आते हैं। कोई एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है, पर ज्यादातर आपको रिलेशन ही आएंगे। जो आपको बोर्ड्स में वो एमसीक्यूज आते हैं ना, उसमें इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इस वाले सेक्शन के ऊपर, और सीबीएसई में इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है? सो अब ये हमारे पास ये वाला पूरा पोर्शन हो गया विच इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? इन्हीं सब के बेसिस पे हम एक और चीज डिफाइन करते हैं विच इज मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है? विच इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन एज कापा into 1000 upon मोलैरिटी, ठीक है? और यूनिट्स जो इसके होते हैं दैट इज गोइंग टू बी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट सबके आपको याद रखने हैं, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। उसी तरह से हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे मोलैरिटी ले रहे हैं, सेकेंड हमारे पास आती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लैम्डा ई के साथ डिनोट करते हैं, ओके? एंड लैम्डा ई दैट इज गिवन बाय कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, क्योंकि इक्विवेलेंट जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तो हम नॉर्मेलिटी एक्सप्रेस करते हैं, तो इट इज लैम्डा ई दैट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। और इसके जो यूनिट्स होंगे दैट इज गोइंग टू बी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है? Have you understood?